नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। फिल नाइट ने अपने सफर की शुरुआत एक क्रेजी आइडिया से की थी। क्या आपको नाइकी की टैगलाइन याद है? अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। टैगलाइन है जस्ट डू इट। इस टैगलाइन से ही इस कंपनी के संस्थापक की डेयरिंग स्किल्स का आपको पता चल गया होगा। इस समरी से आपको उनके पूरे सफर के बारे में पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे फिल नाइट ने जीरो से शुरुआत की और फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित भी किया। इस समरी में आप फिल नाइट के सफर से तो रूबरू होंगे ही साथ आप कई स्किल्स भी सीखेंगे। इन स्किल्स की मदद से आप भी अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बात साल 1962 की है, जब फिल नाइट ने बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो काफी शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव को अपने सपने के बीच में आने नहीं दिया। फिल जापान के रनिंग शूज को अमेरिका में इंपोर्ट करना चाहते थे। इसी के साथ उनकी नजर टाइगर ब्रांड पर थी, जिसे जापान की कंपनी बनाया करती थी। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें ये आइडिया आया था। उस समय ना ही उनके दोस्त या प्रोफेसर, यहाँ तक कि उनके पिता ने भी भरोसा नहीं किया था। लेकिन इस बात से फिल को फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार अपने कॉन्सेप्ट के साथ लोगों से मिलते रहे। इसी क्रम में एक दिन वो समय भी आ गया जब ओनित्सुका के सीईओ ने फिल से कहा कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं। उस समय फिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हड़बड़ी में एक नाम बता दिया। वो नाम था ब्लू रिबन। ओनित्सुका से 300 पेयर्स टाइगर शूज की डील होने के बाद फिल ने पूरी दुनिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई अच्छे और इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस भी हुए थे। फिल नाइट के पूर्व रनिंग कोच ने शुरुआती दौर के शूज को मॉडिफाई किया था। सभी की जिंदगी में कोई न कोई होता है जो उसे प्रेरणा देता है। फिल की जिंदगी में भी ऐसे एक शख्स थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके रनिंग कोच बिल बावरमैन थे। फिल के आइडिया को बिल बावरमैन का अप्रूवल मिल गया था। बिल के अप्रूवल के बाद से ही फिल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आ गई थी। बिल बावरमैन शू डॉग थे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि शू डॉग क्या होता है। शू डॉग उस इंसान को कहा जाता है जिसे शू इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होता है, जिसे शूज के बारे में सारी जानकारी होती है। बिल हमेशा शूज में छोटे छोटे बदलाव करते रहते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स को वो सिर्फ इसलिए करते थे कि शूज खिलाड़ियों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल बन सकें। इसलिए उन्हें इस इंडस्ट्री का शू डॉग कहा जाता था। बिल का प्राइमरी गोल शूज को हल्का बनाना होता था। बाद में यही नाइकी कंपनी का ट्रेडमार्क फीचर भी बन गया था। अब आते हैं मेन कहानी पर। जब फिल जापान से लौटे तो उन्होंने बिल को ब्लू रिबन कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की। बिल ने हाँ भी कर दी। उनकी हाँ से फिल के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आया था। फिल को इस बात का भरोसा हो गया था कि उनका क्रेजी आइडिया कुछ न कुछ बड़ा करने ही वाला है। फिर से समय ने कुंजी का खेल किया। जब ब्लू रिबन की शुरुआत ही चल रही थी, तभी बिल का कोचिंग करियर भी चल निकला। वो फ्यूचर के ओलंपिक के एथलीट्स को भी कोचिंग देने लगे थे। बिल स्टार रनर्स को टाइगर शूज ही रेकमेंड करते थे। उनकी रिकमेंडेशन से फिल के शूज की सेल्स भी बढ़ गई थी। अध्याय 2। ब्लू रिबन की ट्रस्टवर्दी टीम। जैसे जैसे ब्लू रिबन बढ़ रहा था, फिल ने भी अपने चारों तरफ भरोसेमंद लोगों को रखने की शुरुआत कर दी थी। ब्लू रिबन में काम करने वाले लोगों की एक खासियत थी कि वो नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्कर्स की तरह नहीं थे। उनको आप टैलेंटेड मिसफिट लोग भी कह सकते हैं। वो सभी लोग साथ में इतना बढ़िया काम करते थे। शायद इसके पीछे का कारण भी यही था कि वो लोग मिसफिट थे। एक दूसरे के काम की कद्र करना उन्हें अच्छे से आता था। कोई भी आदमी किसी दूसरे की तरक्की से जलता नहीं था। सभी की कोशिश रहती थी कि वो सामने वाले की और आगे बढ़ने में मदद कर सके। ब्लू रिबन के जितने भी कर्मचारी थे, सभी को फिल की विजन पर भरोसा था। ब्लू रिबन की टीम को मजबूत बनाकर रखने के लिए फिल भी कई जतन किया करते थे। फिल बीच बीच में एक सेशन का आयोजन करते थे। इस सेशन को उन्होंने बट फेस का नाम दिया था। जब हर दिन के काम की बात आती थी तो फिल जनरल पैटर्न की बात को फॉलो किया करते थे। जनरल कहा करते थे कि कर्मचारी को ये मत बताओ कि कैसे करना है, बल्कि
उन्हें ये बताओ कि क्या करना है। विश्वास मानो तुम रिजल्ट से चौंक जाओगे। फिल ने अपनी टीम को कभी नहीं बताया कि उन्हें काम कैसे करना है। फिल ने अपनी टीम पर हद से ज्यादा भरोसा जताया था। जब कभी कंपनी के लिए कोई बड़ा फैसला लेना होता था, हमेशा फिल टीम के सभी मेंबर्स को शामिल किया करते थे। जब साल 1971 में कंपनी ने यह फैसला लिया कि अब वो खुद का एक ब्रांड तैयार करेगी, तो ब्लू रिबन का नाम अब उनके लिए सही नहीं है। तब फिल ने टीम से नए नाम सजेशन मांगे थे। तभी जेफ जॉनसन ने नाइकी नाम का सुझाव दिया था। आपने एक बात सुनी होगी कि फेम पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ अगर आप कभी किसी बड़े बिजनेसमैन से मिले हों तो आपको ये भी पता चला होगा कि उनकी सोच भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कई बड़े बिजनेसमैन का ये मानना भी होता है कि किसी भी अच्छे काम में लाखों रुकावटें आती हैं। फिल के सफर के आगे भी 2 बड़ी मुसीबतों ने डेरा डाला हुआ था। पहली मुसीबत साल 1973 में ओनित्सुका कंपनी के द्वारा लाई गई थी। कंपनी ने ब्लू रिबन के ऊपर लागत को लेकर मुकदमा दायर करने की कोशिश की थी। इस मुसीबत से भी फिल ने काफी हिम्मत के साथ लड़ा था। फिल को हमेशा से भरोसा था कि उनके प्रोडक्ट में इतना दम है कि उनके ग्राहक उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद फिल के ऊपर दूसरी मुसीबत साल 1977 में आई, जब सरकार ने ये दावा किया कि नाइकी के ऊपर $2.5 करोड़ बकाया है। ये परेशानी तब शुरू हुई जब अमेरिका में नाइकी के कॉम्पिटिटर्स कैड्स और कन्वर्स ने मिलकर काम करना शुरू किया था। एक अनक्लियर कस्टम ड्यूटी कानून को उजागर किया, जिसे अमेरिकन सेलिंग प्राइस लॉ कहा जाता है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नाइकी कंपनी ने इस नियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने सरकार के ऊपर नाइकी के ऊपर एक्शन लेने का दबाव बनाया था। उस कठिन दौर में भी फिल को ये भरोसा था कि नाइकी हार नहीं मानेगी। उनको अपने काम के ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। फिल ने विश्वास के साथ काम करने को ही अपना लक्ष्य बनाया और आगे बढ़ने का फैसला किया था। अध्याय 3। नाइकी के सफलता के पीछे फिल नाइट का जुनून ही है। अगर आप नाइकी के सफर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आज जहां है वहां तक पहुंचने के लिए इसे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। टॉप तक पहुंचने से पहले फिल को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन मुसीबतों का सामना फिल ने अपने जज्बे से ही किया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नाइकी की सफलता के पीछे का राज क्या है। आपको बता दें कि इस पूरे सफर के दौरान फिल को ये नहीं मालूम था कि जीत का मतलब क्या होता है, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। फिल हमेशा से ये सोचते थे कि काम मीनिंगफुल होने के साथ साथ प्लेफुल भी होना चाहिए। उनकी इसी सोच से उन्हें ताकत मिला करती थी। जब भी फिल के सामने कोई चुनौती आती थी, उनको उनका लक्ष्य दिखने लगता था। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और प्रतिबद्धता ही वो चीजें थी जिससे नाइकी को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थीं। इसके समाधान के लिए उन्होंने सोचा था कि नाइकी को पब्लिक के बीच में ले आने से उनकी इस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। अगर हम मिला जुला कर बताएं तो फिल एक मोटो के साथ काम करते थे। वो मोटो ये था कि या तो काम करो या तो मर जाओ। जब आप किसी काम को इतनी शिद्दत से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही। सफलता के लिए अगर आपको कुछ करना है तो बस अपने काम के प्रति ईमानदारी और शिद्दत लेकर आ जाइए। फिल का एक मोटो और था। ये मोटो था कि जो भी पैसा बिजनेस से आएगा उसे बिजनेस में ही लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ फिल अपने यहाँ काम करने वालों को भी अच्छी सैलरी दिया करते थे। अच्छी सैलरी देने के कारण फिल के एम्प्लॉयज भी अपना 100% काम को दिया करते थे। इस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का मतलब था कि फिल अपने बिजनेस के लिए बैंकों पर काफी हद तक आश्रित थे, लेकिन अधिकतर बैंक फिल को बड़ा लोन देने से मना कर देते थे। उस दौर में जापान की ट्रेडिंग कंपनी निशो ने नाइकी की काफी हद तक मदद की थी। आज के दौर में जब नाइकी दुनिया भर में सबसे सफल कंपनियों में से एक है, इसके पीछे का श्रेय फिल की काबिलियत और उनकी पूरी टीम की मेहनत को ही जाता है। नाइकी ने लगातार फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस पर काम किया है, खुद को इनोवेट किया है। शुरू से ही फिल और नाइकी कंपनी के एम्प्लॉयज का उद्देश्य था कि वो ग्राहकों को बेहतर सुविधा दे सकें। उन सब के लिए ग्राहक से बढ़कर कोई भी नहीं था। यहीं से उनके अंदर कई खूबियों का जन्म भी हुआ था। बाजार में मौजूद कई सारी कंपनियों में से नाइकी में ऐसी कौन सी खूबी थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी? वो खूबी थी ग्राहकों का विश्वास जीतना। नाइकी ने शुरू से ही ये कोशिश की थी
वो ग्राहकों के विश्वास को जीत सके। ग्राहकों के साथ साथ नाइकी अपने लेबर्स के लिए भी बेहतर वर्किंग माहौल बनाने के लिए काम करती रहती है। कंपनी समय समय पर खुद के अंदर इनोवेट करती रहती है। नाइकी अब अपने कारखानों के श्रमिकों के लिए बेहतर लेबर स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 90 के दशक में एशियन स्वीट शॉप की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कंपनी श्रम मानक पर कंपनी की रेटिंग अच्छी नहीं थी। इसके बाद से ही कंपनी ने अपने अंदर कई बदलाव किए थे। इन सब के अलावा नाइकी ने अपने वर्कर्स की सैलरी कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। कंपनी की हमेशा से कोशिश रही है कि उनके वर्कर्स को अच्छी सैलरी मिल सके। अपने वर्कर्स के लिए नाइकी कंपनी हमेशा ही खड़ी रहती है। एक वाकया तो ऐसा भी है कि एक देश के सरकारी अधिकारी ने यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर आप अपने वर्कर्स को डॉक्टर से ज़्यादा पेमेंट देने लगेंगे तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस तरह शर्मनाक बयान के बाद फिल और उनकी टीम को पता था कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। कारखानों की स्थिति में सुधार के लिए कंपनी ने जो पहला बहुत बड़ा आविष्कार किया था उसका नाम था वाटर बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट। कारखानों की मरम्मत के लिए ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था। नाइकी कंपनी का शुरू से ही एक मोटो रहा है कि अपने काम को इंटीग्रिटी से करना है। अपनी फैक्ट्री में सुधार के बाद कंपनी ने अपने ग्राहकों से रिलेशनशिप मेंटेन करने पर काम किया था। कंपनी अपने ग्राहकों को बस सामान बेचने के लिए ही नहीं यूज़ करती थी, बल्कि कंपनी का मोटिव हुआ करता था कि वो ग्राहकों को आफ्टर सेल सर्विस भी दे सके। कस्टमर के साथ कंपनी के रिलेशंस इतने अच्छे थे कि जब फिल के बेटे की मौत हुई तब कंपनी से जुड़े हुए सभी एथलीट्स ने खत लिखकर सांत्वना प्रकट की थी। अगर पूरी बात को संक्षेप में खत्म की जाए तो यही होगी कि नाइकी जैसी कंपनी ग्लोबल स्तर में बहुत कम ही देखने को मिलती है। कुल मिलाकर एक क्रेजी आइडिया को बड़े बिजनेस में कैसे बदलते हैं, इस बात का अंदाजा आपको फिल की कहानी सुनकर पता चल गया होगा। नाइकी कंपनी की कहानी सुनकर पता चलता है कि अगर आपके आइडिया में दम है और आपके अंदर मादा है कुछ कर गुजरने का, तो विश्वास रखिए आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। इसलिए हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहिए, अपने वैल्यूज पर भरोसा रखिए। आपके लक्ष्य को आपके अलावा और कोई नहीं पकड़ सकता है। क्या करें? अपने आसपास अच्छे विचारक को रखने की कोशिश करिए। एक सफल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके आसपास अच्छे थिंकर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास अच्छे समझदार लोग होंगे जिनको आपके आइडिया और आपके ऊपर भरोसा होगा, तो फिर आपकी हिम्मत अपने आप ही बढ़ जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके लिए काम करने वाले लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए। अगर उनके अंदर उस काम के प्रति लगन होगी तो आपका काम अपने आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। हंसते रहिए, मुसीबतों का सामना हंसकर करिए, हौसला रखिए, जीत आपकी ही होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।